तो हमारा ये एम होना चाहिए प्रीलिम्स के पेपर में, जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज या बुक से आ रहे हैं क्वेश्चंस, वहाँ पे हमारी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई हो। ये वो टॉपिक्स है जहाँ पे अगर हम बार बार रिवीजन करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी हाई हो जाएगी एंड वी विल बी एश्योर्ड ऑफ गेटिंग 2 मार्क्स। नाउ जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस यूनिट से वो फंडामेंटल राइट्स पे पूछे जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में ये चीज़ एकदम क्लियर रखिएगा कि क्या चीज़ें हैं जिसमें स्टेट को एक्सेप्शंस मिला हुआ है और क्या चीज़ें हैं जिसमें सिटीजन्स हैव अ अपर हैंड। ठीक है। हेलो एवरीवन, I am Prachi Hani. I have secured AIA 28 in UPSC CSE 2025. So today we will be discussing some of the traps which we find in prelims examination, जिसकी वजह से हमें लगता है sometimes that given statement is right, but sometimes due to use of some words or lack of some basic informations वो जो statement है वो गलत हो जाती है and similarly गलत वाले सही, ऐसा लगता है कि जो गलत फील हो रहा है कि ये लॉजिकली नहीं होना चाहिए वो वहाँ पे सही होता है क्योंकि एक्सेप्शंस हो सकते हैं। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ दोज ट्रैप्स इन डिटेल्स पर्टिकुलरली रिलेटेड टू पॉलिटी because as you all must be knowing कि पॉलिटी consists of a bigger portion when we talk about prelims examination and it's a very commonly seen that जो भी अगर हम एक नोशन लेके चलते हैं कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी हाई होती है कि वो रॉन्ग हो, बट पॉलिटी में इवन इफ स्टेटमेंट्स आर एक्सट्रीम देर आर हाई चांसेस कि वो सही हो सकते हैं बिकॉज थिंग्स हैव बीन सेटअप लाइक दिस। Okay, so we will be discussing in details today polity wala part, that what are the traps which can make answer right or wrong in the prelims paper. See, जब हम polity करते हैं तो one of the important area जिससे हर साल question आता है वो जो starting में books में acts ये रहते हैं, different government acts जो independence से पहले थे which were coming at डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स, उनसे क्वेश्चंस फिक्स रहता है। लाइक 23 में भी आया था कि पिट्स एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ थी, देन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बने, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। तो ऐसे सब क्वेश्चंस नॉर्मली हर साल वो 1 या 2 इन एक्ट से आते हैं, तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसमें जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं आइए उनको देखते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं। फर्स्ट यू सी जो यहाँ लिखा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज नॉट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो हम देखेंगे कि फर्स्ट वाला जो एक्ट आया था 1773 में उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था एंड 1833 वाला जो एक्ट आया था वो उसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे एंड जो विलियम बेंटिक बने थे। ठीक है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जो 1773 वाले एक्ट में आप पढ़ते होंगे वो जो अभी का हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो वहाँ से निकल के नहीं आया। लाइक स्टेटमेंट कैन बी आस्क्ड कि अभी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का सेटअप है वो इस वाले एक्ट से उठ के आया है, तो दैट विल बी रॉन्ग। इट वॉज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हैं वो बहुत सारी कुछ इंस्पायर्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही, चाहे वो यूपीएससी हो, एसपीएससी हो या फेडरल कोर्ट्स का हो या वोटिंग राइट्स पैटर्न जो भी हो। तो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं कि अभी जो करंट में चल रही हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंस्पायर्ड होंगी। ठीक है। Coming again to a very famous question, that is difference between dual control and diarchy. See, ये जो dual control की हम बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये 2 चीज़ें आई थी जिसमें एक वाला पार्ट जो था वो कमर्शियल पार्ट को देख रहा था और एक पॉलिटिकल पार्ट को देख रहा था। तो ये ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ सेटअप था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ताकि वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को चला पाएँ। सो दैट वॉज डुअल कंट्रोल। बट जब डायरकी आई थी 1919 में तो वो आप जानती होंगे कि सेंटर स्टेट में कैसे 2 अलग अलग चीज़ें थी, फिर सेंटर में भी देयर वर 2 हाउसेज, तो वो वाली जो चीज़ थी दैट इज डायरकी। ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट टर्म्स। तो जब भी पूछा जाए कि विच एक्ट ब्रॉट दिस तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि पूछा क्या गया है वहाँ पे पेपर में। सिमिलरली 1833 वाला
कि जहाँ पे एवरीथिंग बिकम वेरी सेंट्रलाइज्ड, कि यहाँ के बाद देयर वाज नो स्कोप फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। इसी तरह एक और एक्ट आया था जो फर्दर हम पढ़ेंगे, दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस इन इंडिया। सो ये जो छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स हो सकते हैं कि ये कौन से एक्ट में था नहीं था, तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। दिस वन इज फेमस क्वेश्चन कि सेपरेट इलेक्टोरेट किससे आया था। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज इट विथ 1919 वाला डायरकी से, बिकॉज इट हैज़ बीन ब्रॉट इन 1909 मॉडले मिंटो जो वाला जो हम कहते हैं उस वाले में आया था ये। सिमिलरली यू विल बी हैविंग इस वाले से मोस्टली फैक्ट बेस्ड एरर्स जो हम करते हैं। सो इस चैप्टर से प्लीज बी वेरी एक्विटेंट विथ योर फैक्ट्स, revise facts again and again, and you will be easily able to score 2 marks in these questions. See, जब भी हमारा prelims का selection नहीं होता है तो उसका one of the major reason is कि जो static के basic questions होते हैं हम कहीं ना कहीं वहाँ पे गलती कर रहे होते हैं। तो हमारा ये aim होना चाहिए prelims के पेपर में, जो static जो standard resources या books से आ रहे हैं questions वहाँ पे हमारी accuracy बहुत ज़्यादा high हो। So इन ये वो topics है जहाँ पे अगर हम बार बार रिवीजन करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी हाई हो जाएगी एंड वी विल बी एश्योर्ड ऑफ गेटिंग 2 मार्क्स। सी, जो नेक्स्ट वाला पार्ट आता है कि जो हमारा प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था और जो उसके बाद पार्लियामेंट बनी थी तो उसमें डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए थे, उनको हेड कौन करता था? तो स्टेट्स कमेटी, क्योंकि हम ये हमेशा पढ़ते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स करने में इंडिया में, बट जो स्टेट्स कमेटी थी क्या वो उसके हेड थे? नहीं, वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रोविंशियल कमेटी के हेड पटेल जी थे। तो ये वाली चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे स्टेट्स कमेटी पूछा जाए तो प्लीज़ डू नॉट गो इन टू हरी एंड टिक सरदार पटेल जी का नेम, क्योंकि बी वेरी श्योर कि ऑप्शन में दोनों ही नाम होंगे। ठीक है, फिर सिमिलरली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो आया था वो कौन लेके आए थे? तो नेहरू जी लेके आए थे, एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ही हमने मॉडिफाई करके बाद में प्रियम्बल के तौर पे अडॉप्ट भी किया था। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप देखिएगा ध्यान से। उसके बाद जो फैक्ट्स दे रखे हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, फिर इंग्लिश में किसने लिखा, हिंदी में किसने लिखा, फिर कैलीग्राफी वाला पार्ट, सिंबल सील वाला पार्ट। सी, ये सारे क्वेश्चंस मे बी हर साल ना पूछे जाएं, बट क्योंकि अब थोड़ा इवॉल्विंग पैटर्न आ रहा है, आपने देखा होगा मैच द फॉलोइंग करके टेबुलर फॉर्म में भी क्वेश्चंस आने लगे, तो हो सकता है ये फैक्ट्स को मैच करने के लिए भी नाम दे दिया जाए। तो इन सब चीज़ों में फैक्ट्स को बार बार रिवाइज करिएगा ताकि यहाँ पे गलती ना हो। Then it can be also asked कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, who was the first गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं हो ये होना है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, फिर वॉइस रॉय वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। सो प्लीज बी वेरी थरो विद ऑल दीज फैक्ट्स, और यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे वही समझाया गया है कि डुअल कंट्रोल, डायरकी एंड डबल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है, जो मैंने ये आपको डिस्कस किया कि डुअल कंट्रोल एंड डायरकी, व्हाट वेयर द मेजर डिफरेंसेस अमॉन्ग द टू। ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि कौन सा एक्ट बहुत सब्सटैंशियल चेंज लेके आया, सो वो यहाँ पे दिया हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जहाँ पे ये डुअल कंट्रोल वाली चीज़ आई थी, प्लस फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी काम कर रही थी उसको ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया यूज़ किया गया था। वो ये दिखा रहा था कि अब धीरे धीरे टेंडेंसी जा रही है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी वाली जो भी वो काम कर रहा है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के साइड वो चीज़ें मूव हो रही थी, टोटल सेंट्रलाइजेशन। तो ये वाला आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड, उस एक और जो इम्पोर्टेंट आता है कि ट्रेड मोनोपोली किस चीज़ में थी, एक बस टी वाला कंपोनेंट है, टी को छोड़ के मोनोपोली हटा दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी जगह से। तो ये वाला, ये दोनों यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे उसके बाद जैसे सेंट्रलाइजेशन की बात हुई थी तो सब कुछ पार्लियामेंट से कंट्रोल होने लग गया था। उसके बाद के क्या चेंजेस आए थे, तो अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो कि कहाँ से क्या चीज़ें चेंज आई थी तो बस आप 1857 लैंडमार्क ईयर याद रखिएगा जहाँ पे रिवोल्ट हुआ था। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये लगा कि फॉर वहाँ पे उस समय चीज़ें
मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी इज़ नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, तो वो सेंट्रलाइजेशन प्योरली पार्लियामेंट के पास चला गया था। तो दैट वाज द वाटरशेड ईयर। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि 1858 के बाद जो भी चीज़ें हो रही होंगी वो सब कुछ पार्लियामेंट ड्रिवन होंगी, और उसके पहले की जो भी चीज़ें हो रही थी उसमें मेजर रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का था। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी, पहला यही कि वॉइस रॉय बन गए थे, गवर्नर जनरल वॉइस रॉय बन गए थे, एंड लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वॉइस रॉय। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ये पूछा जा चुका है वेरी रिसेंटली 23 या 24 में। तो प्लीज़ बी थरो विथ ऑल दीज फैक्ट्स। एंड एक और चीज़ जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट हुई थी कि जो वहाँ पे हमने डुअल कंट्रोल की बात की थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और जो था कि दो, एक पॉलिटिकल सिस्टम बन गया था एंड एक रेवेन्यू सिस्टम बन गया था, उसको हटा के ये वाला सिस्टम आ गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्लस 15 मेंबर काउंसिल, एंड ये लोग अकाउंटेबल हो गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। देन दीज आर सम वेरी फेमस फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया कि एडवाइज़र कौन थे, फिर पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसका था, ये वाला क्वेश्चंस भी पूछा जा चुका है कि कौन से एक्ट के अंडर ये बना था। और फर्स्ट प्रेसिडेंट जैसे आप जानते होंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि उस समय एक वो ऑब्लिगेशन जो होता है, रिचुअल, उसको फॉलो किया गया था कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे उनको बनाया जाएगा। तो इस हिसाब से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। तो जब क्वेश्चन पूछे कि हु वॉज द फर्स्ट, एंड फिर वो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा कि वो क्या पूछ रहे हैं, एंड देन जंप टू द आंसर, बिकॉज रेस्ट रिमेन वेरी शॉर्ट कि ऑप्शन में दोनों ही आपको मिल जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद भी और सच्चिदानंद सिन्हा जी भी। ये उसी को डिटेल में दिया गया है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आप रिवीजन करना चाहें तो आप इस फॉर्मेट में भी रिवाइज कर पाएंगे, ताकि आपको ये भी क्लैरिटी रहे कि गलती होने के चांसेस कहाँ पे हैं और सही आंसर उसका क्या है। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, इससे क्वेश्चंस आता है यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेशली फंडामेंटल राइट्स से, ठीक है। सो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि कौन से वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, कौन से वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड ही नहीं है, कौन से वर्ड मेंशन्ड है बट उनका मीनिंग नहीं एक्सप्लेन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कुछ ही ऐसे वर्ड्स हैं, आप 3 टेबुलर फॉर्म में बना के भी रख सकते हैं। वर्ड्स विच आर mentioned in the constitution, words which are not mentioned in the constitution, words which are mentioned but their meaning has not been explained in the constitution। तो इस वाले एरिया का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप हमेशा सही कर पाएंगे, इसमें गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वी ऑलवेज रीड कि दैट इंडिया इज़ अ फेडरल नेशन, और वो सब पढ़ते हैं हम लोग, बट वर्ड फेडरेशन हैज़ नेवर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैज़ ऑलरेडी बीन टोल्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि ये वाली चीज़ कभी पे भी लिखी आए तो कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो नो। सिमिलरली अगर हम आए कि आर्टिकल 2 से क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 3 से क्या कर सकते हैं, यू मस्ट बी नोइंग कि अगर कोई पार्ट नहीं है, अगर वो करना है हमें इंडियन नेशन में, तो वी हैव टू यूज़ आर्टिकल 2। देन अगर जो कंट्री है उसमें हमें इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन करना है, जैसे बाइफर्केशन वगैरह, तो इट्स डन फ्रॉम आर्टिकल 3। एंड ये जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि किसी को ऐड कर रहे हैं, किसी का नया बाइफर्केशन कर रहे हैं, तो ये सब के लिए वी डू नॉट नीड एनी स्पेशल अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में पास होती है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा कि किन चीज़ों को करने के लिए वी नीड स्पेशल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, किन चीज़ों को करने के लिए वी नीड सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। तो स्टेट वगैरह का कुछ भी बाउंड्री चेंज करना या सीड करने के लिए वी डू नॉट नीड एनी स्पेशल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। अकॉर्डिंगली सिटीजनशिप वाले चैप्टर में आप देखेंगे कि कुछ मेंशन्ड है टर्म्स कि देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया कि उनके ही बेसिस पे हम सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर पाते हैं। तो वो सारा क्राइटेरिया देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल टर्मिनेशन हो गया, डेप्रिवेशन हो गया, या फिर आप किसी वॉर में इन्वॉल्व हो दूसरे कंट्री के साथ, आपने सिटीजनशिप ली बट अब 7 ईयर्स से आउटसाइड कंट्री रह रहे हो, ठीक है। तो ये सब कुछ 5-6 क्राइटेरिया हैं। अगर इनके अलावा कुछ भी आता है एंड वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं, तो प्लीज़ इसमें वो गलती नहीं कीजिएगा। अगर वो लिखा हो कि इन एज पर सिटीजनशिप एक्ट या फिर एज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल वाइल
मार्किंग दीज आंसर्स करेक्ट। नाउ जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस यूनिट से वो फंडामेंटल राइट्स पे पूछे जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में ये चीज़ एकदम क्लियर रखिएगा कि क्या चीज़ें हैं जो जिसमें स्टेट को एक्सेप्शंस मिला हुआ है और क्या चीज़ें हैं जिसमें सिटीजन्स हैव अ अपर हैंड। ठीक है, तो जैसे आप जानते होंगे केशवानंद भारती केस के बाद बहुत सारे चेंज आए हैं फंडामेंटल राइट में, बट वो क्या सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है तो नहीं। तो आप इस चीज़ के लिए बहुत केयरफुल रहिएगा कि अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बार सोच लेंगे कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है या नहीं है, ये स्टेट वगैरह की डेफिनेशन कहाँ पे है, फिर राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस भी यहाँ पे आप देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो है ये एक बार का PYQ है, ये पूछा जा चुका है कि अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में आता है। कई बार हम इसको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो मेंशन है उसके अंडर कर देते हैं, बट इट्स गिवन अंडर आर्टिकल 17 राइट टू इक्वालिटी वाला, और ऑप्शंस में दोनों ही ऑप्शन दिए हुए थे एंड ये ही वो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं जिनको हम एग्जाम में गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं ऐसी दी हुई जो ऐसा लगे कि ये चीज़ें में भी लॉजिकल उतना डिडक्शन सही नहीं हो पाएगा, बट क्योंकि ये फैक्ट है एंड ये गिवन है, सो प्लीज़ इससे गो थ्रू करिएगा एंड देखिएगा कि व्हाट आर स्पेशली फोकस ऑन व्हाट आर एक्सेप्शंस गिवन देयर। जैसे कि आप देखेंगे कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, 19, 20, 22, 20 सारे में एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि ये एक पर्टिकुलर केस है जहाँ पे ये अलाउ नहीं होगा। ये एक बार बार पूछा जा चुका है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने क्या क्या चीज़ें ऐड की थी, तो इसको आप SIS से याद रख सकते हैं। सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ये वाली चीज़ें 42nd से आई हैं। ठीक है, उसके पहले ये एज ए वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थी। ये प्रियम्बल वाला क्वेश्चन कि ये आ भी चुका है कि इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, तो ऑप्शन भी जो उसमें दिया गया था UPSC ने यही माना था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ नॉट इफेक्टिव इफ इट्स टेकन अलोन। किसी और जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं उसके साथ उसको पढ़ा जाए तो वो एसेंस के रूप में वी कैन यूज प्रियम्बल एज अ डॉक्यूमेंट बट नॉट अ स्टैंड अलोन सिंगल डॉक्यूमेंट। ओके, राइट टू प्राइवेसी ये वाला कहाँ से किस केस से डिराइव्ड है, सो इट्स फ्रॉम पुट्टास्वामी जजमेंट। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आ रखे हैं। जो राइट टू ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 21 आप देखेंगे कि काफ़ी ब्रॉडर राइट है एंड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट जजमेंट्स ये काफ़ी इवॉल्व भी होता गया एंड डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर आई हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें यू सी कि देयर इज़ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव एंड इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर एनी अदर राइट, तो पॉसिबिलिटी आर हाई कि वो आर्टिकल 21 के अंदर आप उसको मार्क कर सकते हैं, जैसे राइट टू स्लीप, राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, मैनी थिंग्स आर देयर। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जो कि 2-3 बार आ चुका है कि प्रिजन रूल्स कौन बनाते हैं, वो स्टेट्स बनाते हैं, बट क्या प्रिजन रूल्स में स्टेट चेंज नहीं कर सकते, इट इज़ फिक्स्ड। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेट्स व्हेनेवर वांट दे कैन मेक नेसेसरी चेंजेस एंड वो सेंटर के अंदर नहीं स्टेट के अंदर आता है प्रिजन रूल्स वाला चीज़ें। तो प्लीज़ आप इसको देख के और PYQ को हमेशा एनालाइज करिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें PYQ में जो दे रखा है और उसके ऑप्शंस क्या डिफरेंट दे रखे हैं। जब आप डिफरेंट ऑप्शंस को देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी है जिससे ये क्वेश्चन को गलत किया जा सकता था। एंड ट्रस्ट मी, जब तक आप वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं देखेंगे हो सकता है कि आप वो सिमिलर गलती कर रहे हों पेपर में। सिमिलरली आर्टिकल 29 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये काफ़ी ब्रॉड आर्टिकल है, सो इसके अंडर एनीबडी कैन हैव देयर लिंग्विस्टिक राइट्स एंड नॉट जस्ट माइनॉरिटीज़। एंड अगर इलेक्शन में भी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए प्रमोट करने के लिए कुछ बातें चल रही हैं तो इट इज़ नॉट बी पेनलाइज्ड फॉर ब्रेकिंग एनी इलेक्टोरल लॉज। सो इन सारी चीज़ों को भी प्लीज़ go through these things and be very thorough with all these facts। यहाँ पे जो एक गलती होती है, see there are some acts
which is only applicable for Indian citizens and some which are applicable for all. So some acts like 15, 16, 19, 29 and 30, it is only फॉर इंडियन सिटीजन्स. रेस्ट हम जो बाहर के लोग हैं उनको भी उसके अंदर ला सकते हैं. सो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है. आर्टिकल 21 जो है, जो उसके अंदर आर्टिकल 21 है, पर्टिकुलरली हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, तो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल चिल्ड्रेन whoever is in India and not just for Indian citizens. तो इस चीज़ में भी काफ़ी केयरफुल रहिएगा कि वेदर दे आर मैंशनिंग कि इट इज़ स्पेशली फॉर इंडियन सिटीजन्स और नॉट. जैसे कि एक राइट टू प्रॉपर्टी पे उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था कि एनी वन कैन बाय लैंड इन इंडिया और ओनली इंडियन सिटीजन कैन बाय लैंड इन इंडिया. सो यहाँ से वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी कि हम वो चीज़ों को सिर्फ इंडियन के लिए क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, या फिर अगर वो सिर्फ इंडियन के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं तो प्रोज और कॉन्स क्या हैं उसके. ओके, ये जैसे क्वेश्चन आ रखा था, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ ओन चॉइस, विच आर्टिकल विल कवर इट. सी, तो इट्स अगेन अ वेरी ब्रॉड आर्टिकल 21. सो जो नई चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, वो पॉसिबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया तो आर्टिकल 21 की हाईएस्ट है, तो वो वहाँ पे यू कैन मार्क अगर आपको कोई और आर्टिकल उसके लिए सुटेबल ना लग रहा हो तो. नाउ कमिंग टू DPSPs, फंडामेंटल एंड राइट्स एंड DPSPs में एक कॉमन क्वेश्चन जो आता है कि इज इट इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. सो फंडामेंटल राइट इज बट DPSP इज नॉट. सो बट क्या ये क्वेश्चन है कि क्या कोर्ट उनके एसेंस को यूज़ करके जजमेंट दे सकते हैं. तो हाँ, जो भी DPSPs में बात की गई है, दे एक्ट एज अ गाइडिंग लाइट फॉर स्टेट, फॉर जुडिशरी, एनीबडी. सो उनका यूज़ किया जा सकता है, बट पर्टिकुलरली उनका यूज़ करके ही कोई किसी चीज़ को गलत या सही वी कैन नॉट से, बिकॉज इट इज़ नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. फिर एक और चीज़ इसमें देख लीजिएगा, अगर मैच द फॉलोइंग में आए कि फंडामेंटल राइट वी हैव टेकन फ्रॉम विच कंट्री, DPSP फ्रॉम विच कंट्री एंड फंडामेंटल ड्यूटी फ्रॉम विच कंट्रीज. दीज आर कॉमन फैक्ट्स विच कैन बी आस्क्ड especially in tabular form, match the column format. Basic structure doctrine, one of the thing which can be asked is that basic structure doctrine is mentioned in the constitution. No, it's not mentioned in the constitution. It has evolved from different Supreme Court's judgment. तो जब भी ये चीज़ आए, please mark it wrong and ऐसा इसका कुछ भी कोई फ्रेमवर्क भी अभी तक फिक्स नहीं है कि ये चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में आएंगी और ये नहीं आएंगी. सो अगर ये भी क्वेश्चन आए कि अ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क इज़ देयर कि ये चीज़ आती हैं, तो नहीं, ये केस टू केस बेसिस पे ये इवॉल्व हो रहा है, अभी भी इवॉल्व हो रहा है. सो इट्स वेरी डायनेमिक इन नेचर. इमरजेंसी वाले पार्ट से क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, बट इसमें बट आप एक कॉमन गलती जो इसमें हो सकती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट वाली हो सकती है. कैबिनेट इज ओनली मेंशन्ड एट वन प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी इमरजेंसी के रिस्पेक्ट में. रेस्ट एवरीवेयर इफ़ यू रीड बीन प्रेसिडेंट वाला पार्ट, गवर्नर, पार्लियामेंट वाला पार्ट, एवरीवेयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिटन. तो अगर ये वाला आए कि कैबिनेट इज मेंशन्ड एवरीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एग्जाम्पल विच पर्टिकुलर आर्टिकल talks about cabinet, so please be very careful कि ये जो भी हमारे आर्टिकल इमरजेंसी के रिस्पेक्ट में आते हैं वहाँ पे मेंशन है, पर्टिकुलरली आर्टिकल 352. देन कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ पे डाउट हो कि जब हम इमरजेंसी इम्पोज करते हैं तो क्या सारे फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं या कुछ रहते हैं. सो यहाँ पे होता है कि अगर एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से है तो आर्टिकल 19 आपका ऑटोमेटिकली चला जाएगा, बट आर्टिकल 20 उस समय भी रहता है, बट आप कोर्ट बस उस समय पे नहीं जा सकते, वो चीज़ नहीं रहती है. तो ये वाला प्लीज़ आप देख लीजिएगा अच्छे से, ये वाला कॉन्सेप्ट कि कहाँ पे सस्पेंशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, कहाँ पे नहीं होता है, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, स्पेशली फ्रॉम आर्टिकल 358 एंड 359 जहाँ पे ये लिखा भी है आर्टिकल 20 एंड 21 नेवर सस्पेंडेड. फिनेंशियल इमरजेंसी का वन फैक्ट कैन बी देयर कि इसको बार बार वी डू नॉट नीड कि हम उसको बार बार पार्लियामेंट से अप्रूव कराएं. एक बार हो गया सो इट विल स्टे, एंड
अभी तक इंडिया में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं इम्पोज किया गया है। सो ये वाला फैक्ट कभी अगर आए कि 2 टाइम्स या 3 टाइम्स कुछ किया गया है जैसे नेशनल इमरजेंसी में हुआ था, सो प्लीज़ मार्क इट रॉन्ग। देन इफ वी टॉक अबाउट अमेंडमेंट प्रोसेस, तो जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ चीज़ों का देख लीजिएगा कि सिंपल मेजॉरिटी से होती हैं, स्पेशल मेजॉरिटी होती है, और एक स्पेशल मेजॉरिटी जहाँ में स्टेट का भी कंसेंट चाहिए होता है। उन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा जहाँ पे कि सेंटर स्टेट रिलेशंस या फेडरल स्ट्रक्चर का हमारा इम्पॉर्टेंट रोल है, वहाँ पे देयर आर हाई चांसेस कि स्पेशल मेजॉरिटी हो प्लस रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट आए। जैसे कि हमें कुछ प्रेसिडेंट की पावर चेंज करनी हो या राज्यसभा से रिलेटेड कोई कुछ चीज़ हो, बट जहाँ में सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए एंड नॉट रैटिफिकेशन फ्रॉम स्टेट, जैसे फंडामेंटल राइट्स में कुछ चीज़ें चेंज करनी हो वो। और सिंपल मेजॉरिटी तो आपको पता ही होगी, जो डे टू डे हमें कुछ लगता है कि यहाँ पे चेंजेस करना चाहिए, स्पेशली आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 की अगर बात करें तो दैट इज़ सिंपल मेजॉरिटी। नंबर ऑफ जजेस चेंज करने हैं सुप्रीम कोर्ट में, दैट इज सिंपल मेजॉरिटी। तो बहुत सारे उसमें केसेस हैं, आप बस ये समझ लीजिएगा कि थर्ड वाला जो हाफ रैटिफिकेशन होता है वो क्यों होता है, रेस्ट आप इन चीज़ों को अच्छे से डील कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि मनी बिल जैसे हमारा सेशन ख़त्म होता है तो कुछ बिल्स होते हैं जो कि लैप्स कर जाते हैं, कुछ बिल्स होते हैं जो लैप्स नहीं करते हैं। 2 ही सिचुएशन है जहाँ पे बिल लैप्स नहीं करता है, बाकी कोई भी सिचुएशन हो तो बिल लैप्स कर जाता है। सो इट्स बेटर कि कौन सा 2 सिचुएशन है जहाँ पे लैप्स नहीं करता है, प्लीज़ गो थ्रू दैट सिचुएशन एंड बाकी फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा करना कि यहाँ पे अगर वो चीज़ नहीं है तो वो लैप्स कर जाएगी एंड इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। प्लस मनी बिल, तो मनी बिल में क्या होता है कि वो इंट्रोड्यूस ही किया जाता है आफ्टर टेकिंग एक्सेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कैन नॉट रेफर इट बैक। आप उस प्रेसिडेंट कैन ईदर गिव कंसेंट और डू नॉट गिव कंसेंट, बट उसको नहीं किया जा सकता है बैक। ऑल्सो मनी बिल कैन बी रेफर टू राज्यसभा, बट राज्यसभा कैन नॉट टेक एनी एक्शन ओवर मनी बिल। अगर 14 डेज में राज्यसभा कुछ बोले ना बोले, वो लोकसभा कैन टेक स्टैंड अलोन डिसीजन ऑन मनी बिल। तो अगर ये चीज़ें आई कि राज्यसभा हैज़ पावर टू अमेंड मनी बिल, नो। ये क्वेश्चन आ रखा है डिलिमिटेशन वाला, लास्ट ईयर ही आया था कि हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन फॉर्म टिल इंडिया टिल डेट। सो जो ये कॉमन फैक्ट्स होते हैं जिसमें इतना कुछ लाइक अंडरस्टैंडिंग का इम्पॉर्टेंस नहीं होता, ना ही आप लॉजिक से इसको डिराइव कर सकते हैं कि ये उस समय पे होगा। हर सेंसस के बाद नॉर्मली डिलिमिटेशन एक्सरसाइज प्रोसेस किया जाता है, बट अभी तक 4 बार ही हुआ है। सो आप उस लॉजिक से भी नहीं जा सकते कि हर बार सेंसस हुआ तो डिलिमिटेशन होना चाहिए था बिकॉज कई साल पे उसको फ्रोज कर दिया गया था डिलिमिटेशन को। सो ये एक फैक्ट है जिसको आप ध्यान में रखिएगा। नाउ कमिंग टू कि स्पीकर को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, क्या चीज़ चाहिए होती है। तो स्पीकर को रिमूव करने के लिए हमें 14 डेज का नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। फिर बट लोकसभा स्पीकर एंड राज्यसभा स्पीकर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उसमें मेजर क्या चीज़ आ सकती है कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे अगर हम उनको हटा देते हैं तो वो स्पीकर के तौर पे भी हट जाते हैं। लोकसभा स्पीकर के पास एक स्पेशल पावर होती है कि जब भी उनका जो भी उनको हटाने का मोशन अडॉप्ट किया हो पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में रह सकते हैं, बोल सकते हैं और वोट भी कर सकते हैं अपने रिमूवल मोशन पे भी। बट जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे हमारे, जब उनके रिमूवल का मोशन चल रहा होगा तो वो बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, बट वो वोट नहीं कर सकते हैं। ही हैज़ नो राइट टू वोट ऑन द रिमूवल मोशन, बट स्पीकर के पास होता है। सो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है, बट मे बी ये मिस हो सकता है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। एंड स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, तो नॉट टू द प्रेसिडेंट, डेप्यूटी स्पीकर को वो एड्रेस करके उनको देते हैं। ये क्वेश्चन PYQ का है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और उसका क्या प्रोसेस होता है। सो मनी बिल जैसे मैंने आपको बताया कि राज्यसभा में रेफर किया जा सकता है, बट राज्यसभा हैज़ नो रोल उसको पास करने या अमेंड करने में। बट फाइनेंशियल बिल 2 तरह के होते हैं, 1 और 3 वाले में। उसमें थोड़े से ये हैं कि जब हम फर्स्ट वाला फाइनेंशियल बिल लाते हैं तो वहाँ पे हम प्रेसिडेंट पहले उस पर देंगे अपना कंसेंट, उसके बाद हम राज्यसभा में उसको
अप्रूवल के लिए डालते हैं तो राज्यसभा कैन टेक ऑल द डिसीजंस देन। सिमिलरली फाइनेंशियल बिल 3 के साथ भी, बट मनी बिल पे वो कोई एक्शन नहीं ले सकता है। एक बार वीटो पावर है, बट बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंडिया के प्रेसिडेंट के पास सारा वीटो होता है, बस एक क्वालिफाइड वीटो नहीं होता है विच इज़ अवेलेबल इन यूएस प्रेसिडेंट। तो हो सकता है ये वाला करके पूछ दें कि इंडिया प्रेसिडेंट हैज़ क्वालिफाइड वीटो पावर, सो नो। ऑर्डिनेंसेस को कितने टाइम तक रख सकते हैं, तो ये वाला चीज़ है, एंड उसका आपको सेशन में नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट, तभी यू कैन पास, इफ नॉट यू कैन नॉट पास। एक भी सेशन और किसी एक भी अगर राज्यसभा तो हमेशा कॉन्टिन्यूस बॉडी है, तो किसी एक से वो पास होके रहना चाहिए, और फिर जब लोकसभा आती है सेशन में तो वहाँ पास होना चाहिए, देन इट कैन बिकम एक्ट ऑल्सो, बट नॉट विदाउट पासिंग बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब आते हैं जॉइंट सिटिंग पे। तो जॉइंट सिटिंग जो होती है वो कभी भी जो राज्यसभा के स्पीकर होते हैं वो चेयर नहीं करते हैं, लोकसभा के स्पीकर चेयर करते हैं। और जब भी जॉइंट सिटिंग होगी तो वी नीड ओनली सिंपल मेजॉरिटी देयर टू पास एनी रिजोल्यूशन विच हैज़ बिन पुट फॉरवर्ड देयर, और वहाँ पे कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती है। एंड कुछ जो इश्यूज होते हैं, क्या सारे इशू पे जॉइंट सिटिंग हैज़ बिन प्रोवाइडेड? नो। मनी बिल वगैरह के इशू पे यू कैन नॉट कॉल फॉर जॉइंट सिटिंग। एंड क्या जॉइंट सिटिंग मैंडेटरी होता है करवाना? नहीं। इफ प्रेसिडेंट फील्स दैट अ कॉन्फ्लिक्ट हैज़ अराइजन और वो इम्पॉर्टेंट है और उस पर कुछ डिसीजन लिया जाना चाहिए, तो प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड फॉर जॉइंट सेशन, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, एंड दिस इज ऑल्सो PYQ। सिमिलरली इफ वी कम सो एंटी डिफेक्शन वगैरह किस आर्टिकल में आता है, किस शेड्यूल में आता है? पॉलिटी में जो हमारे शेड्यूल्स दे रखे हैं 12, उन किस शेड्यूल में क्या चीज़ें आती हैं? ओथ की बात कहाँ की गई, सैलरी की बात कहाँ की गई है? प्लीज़ आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कि किस शेड्यूल में कौन सी बात आती है। उसी में आपको लैंग्वेज, एंटी डिफेक्शन, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज सब कुछ मिल जाएगा। सो दोज फैक्ट्स ऑल्सो यू नीड टू कवर। देन एक फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आया था 23 में कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए व्हाट आर द क्राइटेरिया, उनके सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया होती है, तो उनके इम्पीचमेंट वाला चीज़ भी हम देख सकते हैं, प्लस उनके इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट में कौन कौन प्रेजेंट होता है। तो जो भी नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होते हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के कैंडिडेट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं उनके इलेक्शन में प्रेसिडेंट के, बट अगर उनका इम्पीचमेंट करना हो तो वहाँ पे वो प्रेजेंट रह सकते हैं। वहाँ पे स्टेट असेंबलीज वाले लोग प्रेजेंट नहीं रहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स collectively responsible to parliament? No, it should be Lok Sabha only. Can governor pardon death sentence? No, governor cannot pardon, he can only commute. जो फाइनल पार्डनिंग पावर होती है डेथ सेंटेंस की, वो अगर स्टेट लॉ के अंडर हो या यूनियन लॉ के अंडर हो वो प्रेसिडेंट के पास ही होती है। एंटी डिफेक्शन वाले के क्या 4 क्राइटेरिया हैं वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि जो स्प्लिट और मर्जर वाला 1/3 एंड 2/3 था वो सारी चीज़ों को भी अमेंड कर दिया गया है। सो बी वेरी थरो कि नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या कर सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट पार्टी कैंडिडेट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, जिससे दे विल नॉट बी इन द परव्यू ऑफ एंटी डिफेक्शन। इम्पीचमेंट वर्ड हैज़ बीन ओनली यूज्ड फॉर प्रेसिडेंट। जजेस के लिए हम रिमूवल वर्ड का यूज़ करते हैं, और जजेस के रिमूवल का जो पूरा प्रोसेस है वो जजेस एक्ट में दे रखा है, नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे भी प्लीज़ इसको भी ध्यान रखिएगा कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन नहीं है। एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड भी यूज़ नहीं है और कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी यूज्ड नहीं है, बट प्रेसिडेंट के लिए देयर इज़ 1-2 स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑल्सो गिवन। एंड ऑलवेज ट्राई whenever you read polity for prelims purpose, तो read parliament along with state legislature, read governor along with president। तो जो माइन्यूट से डिफरेंसेस आती हैं पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के पावर में एंड प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पावर में, यू विल बी वेरी इजीली कनेक्टिंग दोज थिंग्स कि यहाँ पे कहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं। सिमिलरली जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ें तो स्टेट और यूनियन वाला भी साथ में पढ़े तो वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियरली दिखेंगी कि कहाँ पे क्या चेंजेस हैं। अटॉर्नी जनरल पे भी क्वेश्चंस आ रखा था कि इट इज़ मैंडेटरी
कि जब गवर्नमेंट जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है वो अगर चली जाती है तो मैंडेटरीली अटॉर्नी जनरल भी चले जाएंगे, बट इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट। इफ प्रेसिडेंट विश टू देन बस ये हो सकता है। तो ये गलती मैंने भी अपने पेपर में की थी, तो प्लीज़ ये वाली गलती नहीं करिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ कहीं पे मेंशन नहीं है। ये वाला वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर पूछें कि अभी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका कहाँ से आया है उसका रूट, तो इट्स नॉट एनी रेगुलेटिंग एक्ट, इट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एंड एजेस क्या होते हैं, व्हाट इज डिफरेंस, एंड ये देख लीजिएगा। एंड फिर उनका सबसे इम्पॉर्टेंटली व्हाट आर द प्रोविजंस कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो नॉमिनेट सम पीपल, बट हाई कोर्ट के जज बनने के लिए वैसे क्राइटेरिया नहीं है। एंड सबके ईयर भी अलग है और क्वालिफिकेशन भी अलग है। ठीक है, क्वालिफिकेशन एज सच कुछ मेंशन नहीं है कि आप ये होने चाहिए, उसमें बस मेंशन है कि आप इतने दिनों से जज या एडवोकेट होने चाहिए। तो उस चीज़ को प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है उनके जो हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं, क्या वो एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट होते हैं या नहीं। जैसे कैग वंस चूजन वो दोबारा नहीं रीअपॉइंट हो सकते हैं। सिमिलरली आप इलेक्शन कमीशन का देख सकते हैं, यूपीएससी का देख सकते हैं, दैट कैन बी आस्क्ड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्लीट जस्टिस, या आर्टिकल 142, ये 2-3 बार पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। सो बी वेरी थॉरो कि कंप्लीट जस्टिस, नेचुरल जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, इन सब कॉन्सेप्ट्स में माइन्यूट क्या डिफरेंसेस हैं। कुछ ऑफिसर्स होते हैं जिनको जो दे कैन बी प्रेजेंट इन पार्लियामेंट बट दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट इन द पार्लियामेंट। फॉर एग्जाम्पल कैग हो गए, हमारे अटॉर्नी जनरल हो गए, वो सब पार्लियामेंट में रह सकते हैं बट दे डू नॉट हैव वोटिंग पावर। दे डू नॉट हैव वोटिंग पावर बट दे डू हैव सम पावर्स, लाइक उनके पास भी एक ब्लैंकेट होता है कि जिनको आप ऐसे ही रिमूव नहीं कर सकते हैं। देयर आर सम प्रोविजंस गिवन पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ कैग। एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, सिमिलर प्रोसेस है। सो इट कैन नॉट बी डन आर्बिट्रेरली कि बिना किसी प्रोसेस को फॉलो करके कर दिया जाए। स्पेशली दिस इज़ वेरी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होंगे उनके हेड या उनके मेंबर्स के लिए एक प्रॉपर पैटर्न होगा। सो ये कभी ऑप्शन में रहे कि इट कैन बी डन इन एनी वे, सो नो, अ प्रॉपर प्रोसीजर हैज बीन गिवन। प्लीज़ गो थ्रू दिस, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बेल, परोल एंड फरलॉक, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली 2 बार 21-22 में इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो देयर आर हाई चांसेस, जैसे वो मैंने बताया कि स्टेट के अंदर प्रिजन आता है कि नहीं, सिमिलर टोन पे ये क्वेश्चन आया था। देयर आर चांसेस कि आप वो 2-3 कॉन्सेप्ट्स को क्लब करके भी आगे पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में अगर लिखा हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है, सो नो, ये डिफरेंट जजेस केस जो आप जानते होंगे, फर्स्ट जज, सेकेंड जज, थर्ड जजेस केसेस, उससे इवॉल्व हुआ है। सो बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन, कॉलेजियम, ये सब मेंशन्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। फेडरलिज्म वाले टॉपिक में स्पेशली ध्यान रखिएगा कि हम कौन सी चीज़ें स्टेट लिस्ट में हैं, कौन सी चीज़ें यूनियन लिस्ट में हैं, एंड कौन सी चीज़ें कंकरेंट लिस्ट में हैं। ऑब्वियसली वी हैव मोर आइटम्स अंडर यूनियन लिस्ट। अगर कहीं पे कंफ्यूजन आ सकता है तो वो स्टेट और कॉन्करेंट में आ सकता है। तो जैसे एजुकेशन इज इन कंकरेंट लिस्ट, तो कभी भी ऑप्शन में आए तो प्लीज़ नॉट टिक एजुकेशन अंडर स्टेट, डू अंडर यूनियन, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट जैसे एनईपी वगैरह पॉलिसीज भी लेके आती है। सो इट इज़ रिकमेंडेटरी इन नेचर, बट एजुकेशन पे यूनियन गवर्नमेंट कैन ऑल्सो मेक लॉज। तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पे आपको डाउट हो कि आप किस लिस्ट में है, तो आप ये थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके भी देख सकते हैं। जो यहाँ पे मेंशन्ड है कि कौन सा किस वाले लिस्ट में आ रहा है। वन इम्पॉर्टेंट बिग, agricultural income tax comes under state. See, one more question can be asked कि what are the
फेडरल फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर यूनिटरी फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें जो एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आता है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का आता है। जो भी हमारे फेडरल फीचर्स होंगे वहाँ पे स्टेट एंड सेंटर के बीच ऐसा रिलेशन होगा कि जो भी उनको लिस्ट में दिए गए हैं कोई एक दूसरे के लिस्ट में किसी का ओवरलैपिंग ना हो एंड दोनों अपने अपने स्फेयर में काम कर सकें। बट समटाइम्स वी से इंडिया है यूनिटरी नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहाँ पे है जहाँ पे सेंटर हैज़ अपर हैंड, या फिर एक ही चीज़ हो सकती है, जैसे वी हैव सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, एक ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो कि स्टेट और इलेक्शन दोनों का इलेक्शन कराती है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हम सेंटर स्टेट दोनों के साइड से देख सकते हैं, जो आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो ये वाले क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। पंचायती राज वाला जब हम करते हैं तो इसमें एक जो क्वेश्चन आता है कि कौन से हैं जो यहाँ पे लड़ सकते हैं, व्हाट इज द एज। तो 21 ईयर्स इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पंचायत के इलेक्शंस के लिए। तो अगर 25 करके कुछ आए जो हमारे लिए एमएलए या एमपी का जब हम लड़ते हैं तो उसमें हो, तो प्लीज़ ये वाला 21 ईयर्स जब आए। 18 इज वोटिंग राइट फॉर एवरीबडी बट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन पंचायत वी हैव 21 ईयर्स। सो डू नॉट मेक दिस सिली मिस्टेक्स इन द पेपर। 6th शेड्यूल पर्टिकुलरली हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ स्टेट्स ही हैं हमारे यहाँ पे जो 6th शेड्यूल के अंदर है, बट 5th शेड्यूल अभी करेंटली हमारे यहाँ पे 10 स्टेट्स में है। तो 6th शेड्यूल का जो एक फॉर्मूला भी होता है ATM स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। तो वहाँ पे गवर्नर के कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं और वो गवर्नर ही डिक्लेयर करते हैं शेड्यूल्ड एरियाज 6 शेड्यूल एरियाज में, बट 5th शेड्यूल एरियाज इट इज़ डन बाय प्रेसिडेंट। तो इन सब चीज़ों की जो बारीकी है वो प्लीज़ उसको ध्यान से देखिएगा। पेसा की इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है? इट्स नॉट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इट्स मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। Especially if area brought under 5th schedule, state does not lose executive power। उनको अपने कुछ स्पेशल पावर्स दिए जाते हैं कि आप अपने हिसाब से गवर्न कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी, देयर कल्चर, बट स्टेट कैन हैव अपर हैंड से और वो अपने हिसाब से चीज़ों को वहाँ पे कर सकती है। फिर एरिया डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट एंड देयर गवर्नर। अगर ये स्टेटमेंट आए कि पेशा क्या 6 शेड्यूल एरियाज में भी है, तो नो, पेशा एक्सटेंशन हैज़ बीन ओनली गिवन टू 5th शेड्यूल एरिया जो कि अभी 10 स्टेट्स में हमारे इंडिया में, बट 6th शेड्यूल एरिया में अभी भी नहीं है, उनके अभी भी अलग स्पेशल पावर्स हैं। एक और जहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं कि ग्राम सभा में एवरीबडी हु इज़ एलिजिबल टू वोट बिकम्स ऑटोमेटिक मेंबर ऑफ ग्राम सभा, बट they do not automatically become eligible to contest election. For contesting election, you need to be of 21 years of age. इन सब टॉपिक्स में जो मेजर क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो फिनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में, और कैग वाले पार्ट से आते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा कि एग्ज़ाम के समय इन टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करें, स्पेशली कि फिनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, ड्यूरेशन क्या होता है, अगर उसका कुछ स्पेशल क्राइटेरिया भी है। सो आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और 2-3 उसमें क्राइटेरिया दे रखे हैं, ठीक है। एंड वी फोकस टू मच ऑन रिमेंबरिंग कि किसके कितने मेंबर होते हैं, रिटायरमेंट एज एंड अपॉइंटिंग एज वगैरह क्या होते हैं। सो अगर आप यूपीएससी का पैटर्न देखेंगे कुछ ईयर्स में, तो ये सब क्वेश्चंस उतने नहीं पूछे जाते हैं, रैदर दे वांट टू आस्क यू कि उनका जो फंक्शन है आप उसकी प्रैक्टिकलिटी समझ रहे हैं नहीं, या उनकी रोल की का। तो आप ट्राई कीजिएगा कि इन सब फैक्ट्स पे उतना ध्यान नहीं दें, जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और जो आने ही चाहिए आपको पॉलिटी पेपर के लिए, वो इनिशियली मैंने डिस्कस कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कुछ जो अभी अमेंडमेंट्स आए हैं, आप उसको प्रीवियस वाले से मैच करके देख लीजिएगा। हो सकता है कि वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करके और नए वाले के साथ कंपेयर करके पूछते हैं। हाँ, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ वाले में वो ये बात एक पूछ सकते हैं कि विच मिनिस्ट्री गवर्न्स दिस, तो ये वाले पे आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। एंड स्टेट वाले जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती है उनकी अपॉइंटमेंट सबकी गवर्नर करते हैं, बट रिमूवल का पावर सब में ही प्रेसिडेंट के पास होता है। तो ये वाला फैक्ट भी अगर कभी पूछा जाए तो आप
इसको देख सकते हैं। जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वगैरह आते हैं उससे अपॉइंटमेंट या फिर वो कैसे क्या ईयर्स वगैरह क्वालिफिकेशन, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। मेजरली वो पूछ सकते हैं कि उनका फंक्शन क्या है एंड इज़ देयर एनी ओवरलैपिंग बॉडी, तो उस एस्पेक्ट पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपने देखा हो तो 2023 में उन्होंने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज़ आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वाई एनी बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, और या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी कुछ भी नहीं है, या उनके फंक्शन क्या है, उनका रोल क्या है। तो इस अप्रोच से कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को आप पढ़िए, तो यू विल बी एबल टू मेक मोर क्वेश्चंस राइट एंड यू विल नॉट हैव बर्डन ऑफ मेमोराइजिंग एवरीथिंग। Niti Aayog similarly passed by a resolution, neither statutory nor constitution. So whatever the mistakes which one can do is has been discussed in very much of detail in document. You will be provided this document, so please go through this document and 2-3 बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए। जब आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं फैक्ट बेस्ड, बस आपको उसको बार बार मेमोराइज करने की ज़रूरत है। रेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग विल ऑलवेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो ट्राई कि आप जो भी यहाँ पे जो भी मिस्टेक्स के चांसेस हैं आप उनको सीखें, और उनके सीखने के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनको PYQs पे इम्प्लीमेंट करें और देखें कि अगर उसमें बाकी ऑप्शंस दे रखे थे तो वो बाकी ऑप्शंस क्यों दे रखे थे। क्योंकि अगर यूपीएससी ने कुछ ऑप्शन सेट करा है तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि कोई ना कोई ये सोच रहा होगा कि ये ऑप्शन भी तो करेक्ट है, एंड ट्रस्ट मी हम उन्हीं ऑप्शंस को हड़बड़ी में, स्पेशली 1 लाइनर क्वेश्चन जो पूछ जाते हैं, एग्जाम्पल और अनटचेबिलिटी वाला, वो किसके अंडर आता है, तो हो सकता है हम हड़बड़ी में उसको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कर दें, बट वो इक्वालिटी वाले राइट के अंदर आता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को माइन्यूटली पॉलिटी में फोकस करिएगा, लैंग्वेज वर्डिंग्स को फोकस करिएगा, कौन सी बॉडीज़ कौन सा काम कर सकती है नहीं कर सकती है, व्हाट आर द कंडीशंस गिवन। तो इस डॉक्यूमेंट को आप रिवाइज कर सकते हैं 2-3 बार एंड you will be very easily scoring good marks in polity with high accuracy. So I wish all of you very best and आपका prelims exam बहुत अच्छा हो and you all get opportunity to write mains. All the very best.